विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम कर रहे थे हम लोग, तो उसमें अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं। जिन क्वेश्चन के बनने की संभावना है पहले मोटे मोटे वो बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य, गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो चुका है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का क्या नया जो सूची में शामिल हुआ वो कौन है? गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य। गरबा नृत्य बोल सकते हैं पहले, कहां का है? गुजरात का है, पारंपरिक है ना। हर्षद कौन सा मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया बहन गरबा करते हुए दिखी होंगी आपको। ठीक है, तो उनको क्या कर दिया गया भाई? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किसको बोलते हैं? आईसीएच बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य ऐसी प्रथाओं, ध्यान देना, ऐसी प्रथाओं, व्यवहारों, कलाओं व उत्पादों आदि से है जिन्हें किसी सामाजिक समूहों द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? चार चीजें बोलनी है आपने, प्रथाओं, व्यवहारों, कलाओं और उत्पादों, है ना, जिन्हें की सामाजिक समूहों द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसी विरासत को क्या बोलते हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा का फैसला यूनेस्को, आपको पता ही है, मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, द्वारा 2003 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 2003 में किया गया था। ऐसी विरासतों की सूची का निर्माण यूनेस्को द्वारा 2008 में शुरू किया गया तथा 3 श्रेणियों में इन्हें क्या किया गया? रखा गया। यूनेस्को ने गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में दिसंबर 2023 में शामिल किया है। तो अभी किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस आशय का निर्णय अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बोत्सवाना में कसाने 5 से 9 नवंबर 2023 की जो बैठक संपन्न हुई उसमें लिया गया। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया जाने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 15वें नंबर का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, आपने ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? मैं बता देता हूं आपको, एक टाइम वो भी था जब उत्तराखंड के रम्माण को, किसको, मुखौटा नृत्य होता है, हाँ जी, 2009 में उत्तराखंड के रम्माण को भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। कितनी बार क्वेश्चन बना था वो पता है आपको? पता नहीं कितनी बार बना, मतलब मैंने कई बार देखा उस क्वेश्चन को। अब पेपर जो आने वाला है आपका, उसमें बनेगा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15वें नंबर का जो भारत का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया वो किसको किया गया? गुजरात का गरबा को। ठीक है भाई, इससे पहले अब किस किस को किया गया तो ये भी बता देता हूं मैं। इससे पहले कभी दुर्गा पूजा को किया गया, कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है, कलकत्ता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, उससे पहले क्या, हाँ जी, रामलीला को किया था, किसको? केरल का कुट्टियत्तम नृत्य को किया था। उत्तराखंड के सलूर डुंगरा में, चमोली में सलूर डुंगरा में जो रम्माण पूजा होती है, रम्माण नृत्य होता है, मुखौटा नृत्य, उसको किया था। पूर्वी भारत की एक छऊ नृत्य होता है, कौन सा? छऊ नृत्य पूर्वी भारत में, उसको किया था। राजस्थान में कालबेलिया को किया था, कालबेलिया समुदाय के कालबेलिया लोक नृत्य को किया था। केरल में मेदियेतु रंगमंच को किया था। लद्दाख के बौद्ध जप को, चैंटिंग जो होती है, सुनी है? कभी जाओगे आप लद्दाख तो तब आपको पता लगेगा बौद्ध जप कैसे करते हैं वो लोग। लद्दाख के बौद्ध जप को किया था। मणिपुर की परंपरागत संकीर्तन को किया था। मणिपुर के
परंपरागत संकीर्तन, पंजाब के एक समुदाय विशेष के पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की परंपरागत कला को किया था पंजाब में, योग को किया था। तो मैं बता दूं जो 15 चीजें हैं वो क्या क्या हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, मैं सन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। वेदों की जो चैंटिंग होती है, वेदों का जो उच्चारण होता है, वेद जब पढ़े जाते हैं तो गले से नहीं पढ़े जाते, बिल्कुल नीचे एक अंदर से आवाज निकाली जाती है वेदों का क्या उच्चारण करते हुए। तो वेदों की चैंटिंग को 2008 में किया, रामलीला को भी 2008 में किया। केरल में जो कुट्टियत्तम रंगमंच और नृत्य है, तो कुट्टियत्तम जो है ना वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। कब का, यानी कभी यूपीएससी के किसी ना किसी पेपर में 2009 के आसपास पूछा गया होगा, 2008 में ये क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा पूछा जा सकता है। केरल का कुट्टियत्तम रंगमंचम नृत्य जो है 2008 में शामिल किया गया। उत्तराखंड में मैंने आपको बता दिया कि सलूर डुंगरा चमोली में रम्माण पूजा जो होती है, रम्माण महोत्सव जो होता है, उत्सव होता है, नृत्य होता है, उसको 2009 में शामिल किया गया। केरल का जो डांस ड्रामा मुदियत्तू, केरल में क्या होता है, डांस ड्रामा होता है एक मुदियत्तू, 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान का जो लोकगीत और लोक नृत्य है कालबेलिया, उसको 2010 में किया गया, ठीक है। पूर्वी भारत में छऊ नृत्य किया जाता है, उसे 2010 में किया गया शामिल, इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। 2012 में लद्दाख के बौद्ध जप को किया गया, बौद्ध लोग जो जप करते हैं 2012 में। मणिपुर का परंपरागत नृत्य और संकीर्तन उसको 2013 में किया गया, है ना। पंजाब में मैंने बता दिया एक विशेष समुदाय जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की जो परंपरागत कला है, परंपरागत कला है ना, पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की पंजाब के एक समुदाय विशेष की कला को 2014 में किया गया। योग को 2016 में किया गया। कब किया गया, 2016 में योग को किया गया। नवरोज, नवरूज, नारयुग और नवरुज, इनको 2016 में किया गया। दरअसल ये पारसी त्योहार है। आपने पढ़ा होगा कि गयासुद्दीन बलबन गया था फारस, तो वहां से काफी चीजें सीख के आया था, तो उसने नौरोज त्योहार शुरू करवाया था, ठीक है ना। तो नौरोज जो है पारसियों का त्योहार है, नए वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। तो नवरोज को 2016 में किया गया। और भाई कुंभ बड़ी देर में किया इन्होंने, कुंभ को 2017 में हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगता है ना, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा है ना, हर की पैड़ी आपको पता ही है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और नासिक गोदावरी नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो 2017 में कुंभ को भी क्या किया, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। इतना समझ में आ गया। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, अब जो किया है 15वें नंबर पर गुजरात के गरबा नृत्य को 2021 में शामिल कर लिया गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। 2023 में, सॉरी 2023 में गुजरात के गरबा नृत्य को 2023 में शामिल कर लिया गया। कुंभ आपने पढ़ने भी है भाई, कि बृहस्पति किस राशि में और वो किस राशि में पढ़ने हैं, तो हरिद्वार वाला तो जरूर पढ़ लेना। वैसे तो चारों का पता होना चाहिए आपको, लेकिन राशियों को भी पढ़ना है आपने। उत्तराखंड में एक बार क्वेश्चन बनाया कि कुंभ का आयोजन कब होता है हरिद्वार में, पूर्ण कुंभ का 12 वर्ष बाद, तो कौन किस राशि में होता है देखो तो जरा, चेक करो जल्दी से, तब तक देखें कितना ढूंढ पाते हो, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो बनेगा, मैंने आपको डिटेल इसलिए बताया क्योंकि खाली मैं एक वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं करता हूं, मैं पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करता हूं या यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए करता हूं, ठीक है। तो लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। हाँ, हरिद्वार में कुंभ कब लगता है, जब सूर्य मेष राशि में हो और बृहस्पति कुंभ राशि में हो, तब हरिद्वार में क्या लगता है, कुंभ लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, बाकी चारों का अलग अलग देख लेना, ठीक है भाई। इसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो लग रहा है भाई, कौन सा, मुझे लग रहा है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में हमारे देश की 4 महिलाओं के नाम, क्या हमारी देश की 4 महिलाओं के नाम आए हैं। इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं कि विश्व की सर्वाधिक जो 100 महिलाएं हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं, उसमें भारत की 4 महिलाएं हैं। उनमें जो सबसे ऊपर नाम है
भारत का बता रहा हूं मैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अभी परसों आपने बजट प्रस्तुत करते हुए देखा होगा, इंटेलिजेंट है बहुत, ठीक है, अच्छी वक्ता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स, क्या अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स वर्ष 2023 के आकलन में इन्होंने 100 सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची दी है। इस सूची में पहले मैं बता देता हूं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लेयन, भैया नाम याद करना पड़ेगा, उर्सुला वान डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है, ठीक है। दूसरा नंबर जो आया वो आया यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षा क्रिस्टीना लेगार्ड। कौन? दूसरे नंबर पे आया क्रिस्टीना लेगार्ड का नाम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये आया है, और तीसरे नंबर पे आया है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम। तीसरे नंबर पे किसका नाम आया है? एक तो ये 3 नाम याद कर लो, फिर भारत के 4 नाम याद करने हैं आपने। एक नाम याद करना निर्मला सीतारमण, इनसे आप सभी लोग परिचित हैं। दूसरा नाम याद करना आपने भारत की जो है रोशनी नाडार मल्होत्रा। तीसरा नाम याद करना है सोमा मंडल। चौथा नाम याद करना है किरण मजूमदार शाह। इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इनका नंबर भी याद करना पड़ता है कि फोर्ब्स ने इन्हें कौन कौन से नंबर दिए, फोर्ब्स ने किस किस नंबर पर रखा है। मैंने तो एक तो पूरे विश्व की मैंने 3 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के नाम बता दिए। उर्सुला वान डेर लेयन बेल्जियम की हैं, ये कहां की हैं? वैसे जो मूल है इनका वो कहां से? बेल्जियम से है। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा है, क्या है? यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा है, ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। जो श्रेणी है इनकी वो है पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड। दूसरे नंबर पे क्रिस्टीना लेगार्ड, ये फ्रांस की हैं, वैसे कहां की हैं? ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं, क्या है? ये भी पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी में मतलब इनका जो क्षेत्र श्रेणी दी है उन्होंने पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी दी है। तीसरे नंबर पे कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इनका भी पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं बहुत ज्यादा ना पढ़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल जो होता है यहां पर उत्तराखंड में ये यहीं तक, इन 3 तक सीमित रहेगा, या फिर भारत की जो 4 महिलाएं, एक होगी निर्मला सीतारमण, एक होगी रोशनी नाडार मल्होत्रा, एक होगी सोमा मंडल, एक होगी किरण मजूमदार शाह, ठीक है, किरण मजूमदार। तो इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। वर्ष 2023 की जो फोर्ब्स की सूची है उसमें 32वां नंबर मिला है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। कौन से नंबर पे? तो दांत 32 होते हैं तो याद रखना, 32वें नंबर पे निर्मला सीतारमण क्या है, ठीक है। 64 वर्षीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आपको पता ही है, मई 2019 से भारत की वित्त मंत्री, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। मई 2014 से सितंबर 2017 तक, मई 2014 से सितंबर 2017 के दौरान में भारत की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रही। क्या रही? मतलब पिछला कार्यकाल, अभी तो वो क्या है, वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। उससे पहले 14 से 17 तक वो क्या रही? भारत की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रही, ठीक है। सितंबर 2017 से 2019 के दौरान देश की रक्षा मंत्री भी रही, वो क्या रही? रह चुकी हैं। उन्होंने लगातार 5वीं बार, कितना? विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में स्थान प्राप्त किया है। क्या किया है? और इनका जो रैंक है वो बड़ा है, मतलब अब 32वें नंबर पर, जबकि पिछली बार ये 34वें नंबर पे थी, उससे पहले 41वें नंबर पे थी, कभी वो 37वें नंबर पे भी रही हैं, कभी 36वें नंबर पे रही हैं। लेकिन आपने इस बार का नंबर याद रखना, 32वें नंबर पर। किस नंबर पे है? दूसरी महिला जो है वो रोशनी नाडार मल्होत्रा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये खाली आपके प्री के वनडे एग्जाम के एक क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे हैं हम। जब आप महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखेंगे ना, वुमेन एम्पावरमेंट पर निबंध लिखेंगे, तो इन महिलाओं का क्या करना है? आपने उल्लेख करना है। क्या करना? भारत की इन महिलाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। कुछ प्राचीन महिलाओं के नाम देने, तो कुछ वर्तमान महिलाओं के भी तो नाम दोगे, तो उसमें आप निर्मला सीतारमण जी का नाम दोगे, रोशनी नाडार मल्होत्रा का नाम देंगे। क्या होता है जब निबंध लिखते हैं ना, ठीक है, बहन मायावती बहुत सशक्त रही हैं किसी जमाने में, कभी सुषमा स्वराज जी भी रही हैं, कभी क्या नाम है, अभी जो दीदी हैं क्या नाम है,
ममता बनर्जी बड़ी सशक्त हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैसे नाम दीजिए जिनका लोहा कौन माने, फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं भी माने। उससे क्या होता है, आपके जो निबंध के जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो रोशनी नाडार मल्होत्रा तो विश्व की जो सबसे शक्तिशाली 100 महिलाएं हैं उसमें से 2023 में इन्हें 60वां स्थान दिया गया। भाई क्या दिया गया है? उम्र मात्र 42 वर्ष। कितनी है इनकी? देखो 42 साल में कहां पहुंच गई है ना। रोशनी नाडार मल्होत्रा HCL के संस्थापक चेयरमैन शिव नाडार की इकलौती संतान है। टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। यह भी बड़ी बात है कि भाई HCL क्या, HCL के संस्थापक चेयरमैन जो है वो शिव नाडार जी की पुत्री है। लेकिन साथ में योग्यता भी तो होनी चाहिए। योग्यता के दम पर उन्होंने क्या किया, आगे संभाला। वह IT क्षेत्र की इस मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन है। IT क्षेत्र की इस मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन है। वर्ष 2010 में शिखर मल्होत्रा के साथ उनका विवाह हुआ था। शिखर मल्होत्रा HCL के वाइस चेयरमैन हैं। श्रीमती रोशनी नाडार मल्होत्रा को पहले एक आकलन में देश की सर्वाधिक संपन्न महिला बताया गया था। क्या बताया गया था भाई? देश की सर्वाधिक संपन्न महिला बताया गया था। फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में उन्हें, अब कब से आ रही है, 2018 में आई, 19 में आई, 20, 21, 22 है ना, सूची में प्रदान किया। 2023 में भी आ गई। ठीक है, तो 2023 में कौन सा स्थान दिया इन्हें? 60वां। थोड़ा इनका रैंक गिरा है नीचे। 2020 में इनका 55वां नंबर था, 2021 में 52वां था, 2022 में 53वां नंबर था। थोड़ा पीछे आ गई है, 60वें नंबर पे आई है। कौन? रोशनी नाडार मल्होत्रा, डॉटर ऑफ शिव नाडार, HCL के संस्थापक चेयरपर्सन। और वाइफ किनकी हैं? शिखर मल्होत्रा, जो कि HCL के वाइस चेयरपर्सन है। ठीक है, अगली जो महिला आई है वो सोमा मंडल है। कौन है? सोमा मंडल, क्वीन ऑफ स्टील। क्या कहा जाता है इन्हें? क्वीन ऑफ स्टील के नाम, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वीन ऑफ स्टील किन्हें कहा जाता है? सोमा मंडल। किनको बोला जाता है? क्वीन ऑफ स्टील के रूप में विख्यात श्रीमती सोमा मंडल सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पता है, सेल की चेयरपर्सन रही है। किसकी? फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वर्ष 2023 की सूची में 70वां स्थान इन्हें मिला। अब इनका स्थान याद रखना आपने। देखो, निर्मला सीतारमण जी का 32वां स्थान, रोशनी नाडार मल्होत्रा का 60वां स्थान, सोमा मंडल का 70वां स्थान, है ना, 70वां स्थान। और लगातार दूसरे वर्ष इनको मिला है इसमें। 2022 में फोर्ब्स में 67वां स्थान था, लेकिन अब वो याद नहीं करना पुराना वाला, अब याद करना कि 70वां स्थान है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त श्रीमती सोमा मंडल को धातु उद्योग में कार्य का 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। एल्यूमिनियम क्षेत्र की कंपनी नालको, पता है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नालको से अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। बाद में भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। अरे भाई, जब महारत्न कंपनी पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं आप सेल, गेल, भेल, हाँ तो वही सेल के साथ निदेशक वाणिज्य के रूप में वह जुड़ी। 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी की वो चेयरपर्सन रही। ठीक है, इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली वह पहली महिला है। यानी सेल जो है वो महारत्न कंपनी है, सेल, गेल, भेल। तो सेल की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला कौन है? सोमा मंडल। क्या नाम है? हाँ, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की सदस्य उन्हें बनाया गया है। बट उतना नहीं करना आपने, सोमा मंडल आपने नंबर याद रखना, इनका 70वां स्थान दिया है भैया। किसने? फोर्ब्स, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स। अगली है किरण मजूमदार शाह। कौन है? 70 वर्षीय हैं। कितनी? 70 वर्षीय हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की बेंगलुरु स्थित कंपनी बायोकॉन, नाम सुना है? बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बड़ा चर्चाओं में रहता है बायोटेक्नोलॉजी। उस क्षेत्र की जो बेंगलुरु में कंपनी है, कौन सी? बायोकॉन की चेयरपर्सन है। बायोकॉन की चेयरपर्सन है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM से इन्होंने पढ़ाई की चेयरपर्सन भी रही। फोर्ब्स ने सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में देखो ना, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और लगातार 23 में
2023 में भी इन्हें क्या दिया, स्थान दिया है। ठीक है, तो 2023 में इन्हें जो नंबर मिला है वो मिला 76वां, 76वां नंबर मिला है। कौन सा? 76वें नंबर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं। ठीक है, उद्योग व्यापार जगत के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किरण मजूमदार शॉ को भारत सरकार ने पद्मश्री दे दिया है, 1989 में पद्म भूषण दे दिया है, 2005 में। भाई जिन्होंने पद्मश्री पद्म भूषण सब प्राप्त कर लिया हो तो उन पर नजर पड़ेगी फोर्ब्स की। इतना समझ में आ गया? तो ये याद करना आपने। ठीक है, तो उधर 3 नाम, उर्सुला वान डेर लेयन बेल्जियम की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी क्रिस्टीना लगार्ड फ्रांस की यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष। कमला हैरिस अमेरिकी, भारतीय मूल की अमेरिकी जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति। इन 3 के नाम याद करने हैं। ठीक है, हाँ अगर आप थोड़ा सा एक और नाम याद करना चाहें तो एक और कर सकते हैं, 6ठे नंबर पर कारेन लिंच। कौन? ये व्यापार में इन्होंने नाम कमाया। कारेन लिंच जो है अमेरिका सीवीएस हेल्थ की सीईओ है, सीवीएस हेल्थ की सीईओ। व्यापार में इनको 6ठा नंबर दिया गया है। कौन सा नंबर दिया गया है? 6ठा नंबर दिया गया। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी को 32वां स्थान है, रोशनी नाडार मल्होत्रा को 60वां स्थान है, सोमा मंडल का स्थान 70वां है, किरण मजूमदार शाह का स्थान 76वां है। इनमें से कौन सेल की हैं? तो सोमा मंडल है। कौन आपकी बायोकॉन की है? किरण मजूमदार शाह है। रोशनी नाडार मल्होत्रा क्या है? एचसीएल के चेयरपर्सन सिम नाडार जी की पुत्री हैं। एचसीएल के वाइस चेयरमैन जो शिखर मल्होत्रा उनकी वाइफ है। ठीक है, चलो जी अगला जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो कोप 28। एक बार तो यूपीएससी ने खाली इतना पूछा, कोप मतलब, कोप में फंस गए। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कोप 28 कहां पर संपन्न हुआ? दुबई में संपन्न हुआ भाई। कहां पे संपन्न हुआ? दुबई में संपन्न हुआ। जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। जीवाश्म ईंधन समझते हो? फॉसिल्स ऑयल जो होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, है ना, ये सब क्या है? कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। क्यों बोल रहे हैं इनको जीवाश्म ईंधन? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जो वन जब दब गए तो वो कोयला बने। तो जीवाश्म में उनके वनों के क्या है? जीवाश्म में, लकड़ियों के जीवाश्म कोयला है। जो पेट्रोलियम है वो क्या है? जो मरीन्स होते हैं, जो आपके समुद्री जीव थे, वो जब बहुत बड़ी मात्रा में दब गए तो करोड़ों वर्ष बाद क्या बने? वो पेट्रोल बन गए। वो एक क्रूड ऑयल जो सड़ी गंध वाला जो होता है, जिसमें से पेट्रोल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है, जिससे डीजल भी निकलता है ना, बहुत सारी चीजें निकलती है। रिफाइनरी जहां पर होती है वहां पे आपका वैसलीन भी निकलती है, तो इंजन ऑयल भी निकलता है, कोलतार भी निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती है उससे। वहीं पर एक पॉलिस्टर का भी कपड़ा बन रहा होगा कहीं पर, है ना, वैक्स निकलता है। तो मतलब लगने में है वो जो गाढ़ा द्रव होता है वो गंदा सा, है ना, लेकिन जो दुनिया चल रही है वो उसी से चल रही है। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? जीवाश्म ईंधन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि हमने इतना फूंक दिया जीवाश्म ईंधन कि कार्बन की मात्रा हमने क्या कर दी? बढ़ा दी। CO2 की मात्रा क्या बढ़ा? कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर दिया हम लोगों ने। क्या कर दिया? ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है भाई? जिससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या हो रही है? दिक्कतें पैदा हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन के ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्प्रभावों से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग तो समझते हैं सभी लोग, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ढूंढिए जरा, राजेंद्र कुमार पचौरी कभी जुड़े थे इससे? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक, नहीं वो अलग था शायद, राजेंद्र कुमार पचौरी लगता है। यह है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC में शामिल लगभग कितने देश हैं भाई? 200 देश हैं। कितने हैं? 200 देश हैं। 28वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं कोप 28। क्या बोलते हैं? तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कोप मतलब आंसर कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कहां पर हुआ? यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कहां पर हुआ? 7 अमीरातों से मिलकर बना है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसीलिए बोलते हैं 7 अमीरात। ठीक है, कब हुआ ये? 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 को हुआ। अभी ताजी ताजी घटना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह शिखर सम्मेलन मूलतः 12 दिसंबर को समाप्त होना था, किंतु जीवाश्म ईंधन से संबंधित समझौते पर बहस लंबी चल गई भाई। उसके कारण क्या हुआ? 13 दिसंबर को संपन्न हुआ।
ऐसा पिछला शिखर सम्मेलन कोप 27 कब कहां पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में हुआ था। कहां हुआ था? मिस्र में। कहां पर हुआ था? शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। 6 से 22 नवंबर 2022 को हुआ था। लेकिन वर्तमान वाला याद रखना आपने, पिछला इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में। वर्तमान वाला जो हुआ वो कहां पर हुआ? यूएई में हुआ। कहां पर? दुबई में। ठीक है। यूएई के उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जाबेर, कौन? जो अध्यक्षता की, वो किसने की? यूनाइटेड अरब अमीरात के उद्योग और उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अल जाबेर ने अध्यक्षता की। उनकी अध्यक्षता में यह संपन्न जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप 28 में 150 से अधिक वैश्विक नेताओं सहित लगभग 90,000 प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, बैंक व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, अब यह याद करना आपने, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया। किसने किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। यहां से थोड़ा सा याद हो गया होगा आपको कि पर्यावरण मंत्री कौन है आपके? भूपेंद्र यादव जी हैं। कुछ समय के लिए हैं, फिर अब इलेक्शन होगा, फिर नई सरकारें गठित होंगी, फिर मंत्रालय क्या होते हैं? चेंज होते हैं। देखिए क्या होता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन को 1 दिसंबर को संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस वर्ष इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारतीय प्रधान, अब यह ध्यान रखना भैया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस वर्ष इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया होगा? अरे सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन फूकने वाले देश तो यही है ना, पता नहीं अब क्या दिक्कत है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 दिसंबर को सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए तापमान वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने पर बल दिया। कार्बन उत्सर्जन घटाने पर बल दिया तथा इसके लिए विकासशील देशों की समुचित मदद की आवश्यकता पर बल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा सिर्फ विकसित देश ही नहीं, विकासशील देश भी क्या करें? थोड़ा कार्बन उत्सर्जन को घटाएं भैया, वरना क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई तो क्या होगा? ये जो आइस कैप्स है ना, ये पिघल जाएंगी। आइस कैप्स पिघलेंगी तो समुद्र के पानी का लेवल वो ऊपर बढ़ जाएगा, तो जितने भी तटीय नगर हैं वो सब डूब जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को होना है, क्योंकि उसके सारे बड़े महानगर जो हैं वो किनारे किनारे हैं। भारत को भी होगा, अगर समुद्र का लेवल बढ़ गया तो मुंबई डूब गया, चेन्नई डूब गया, कलकत्ता, यार सारे महानगर अगर हमारे पानी में जलमग्न हो गए, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। द्वारिका डूब गई थी भगवान कृष्ण के समय, भगवान नहीं बचा सके, तो हम तो क्या साधारण मनुष्य हैं। भगवान को भी क्या करना पड़ा? अलर्ट जारी करना पड़ा। बोला यादवों को, भैया यादवों छोड़ दो इसको, द्वारिका को, क्योंकि डूबने वाली है। अब उस जमाने में क्या हुआ मैं नहीं जानता, बट कथाओं में ऐसा बताया जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोक लो अभी भी, है ना। आप देख रहे होंगे अचानक से मार्केट में क्या आ रहा है? लिथियम बैटरी क्या आ रहा है? स्कूटी को प्रमोट किया जा रहा है आजकल। कौन सी वाली? तो यार इधर से उधर ही तो जाना है, जरूरी है तेल फूकना, लेकिन पावर चाहिए जी बुलेट वाली, है ना। चलो ठीक है, पावर दिखाओ, फिर बाद में प्रकृति अपनी पावर दिखाएगी। खैर हम क्या बोले, अभी हम भी वही यूज कर रहे हैं, है ना। पर धीरे धीरे क्या होगा कि बैटरी चलित जो वाहन है उनको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए विकासशील देशों की समुचित मदद की आवश्यकता पर बल उन्होंने दिया। वर्ष 2028 में कोप 33 का आयोजन भारत की मेजबानी में कराने की पेशकश भी श्री मोदी ने कहा। 2028 उन्होंने कहा भैया कोप 33 कहाँ होगा? हम तैयार हैं। अगर हम G20 करा सकते हैं तो हम कोप 33 भी करा सकते हैं। तो कोप 33 अभी पेशकश की, अब देखो मानते कि नहीं मानते। आपको पता है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित रखने और स्वास्थ्य एवं जलवायु के लिए ग्रीन हाउस गैस विशेषकर मीथेन के उत्सर्जन पर अंकुश, वैश्विक ऊर्जा उत्पादन। अब देखो इसको ना एक एक करके पढ़ना चाहिए। नंबर 1 मैंने बोला कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाएगा, ऐसी बात कही गई।
दूसरी बात कही गई, स्वास्थ्य व जलवायु के लिए ग्रीन हाउस गैसों और विशेषतः मीथेन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की बात कही गई। वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में कटौती करने की बात की गई। अब कौन परेशान होंगे इससे? इनसे कौन परेशान होंगे? अरब देश परेशान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इससे वेनेजुएला परेशान हो जाएगा। बाद में पता चला वेनेजुएला में सबसे बड़े भंडार हैं तेल के। अब तो उसके बुरे के दिन फिर रहे थे, तब तक अब हम बोल रहे हैं कि अब क्या जी, जीवाश्म ईंधन के में हिस्सेदारी में कटौती, है ना। अक्षय ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, क्या बोला गया? अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा सम्मेलन में हुई। 2 सप्ताह के गहन एवं व्यापक उतार चढ़ाव के पश्चात सम्मिलित देश डीजल, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, से दूरी बनाने पर सहमत हुए हैं। एक दिन बढ़ाई गई तिथि 13 दिसंबर को ही यह ऐतिहासिक समझौता हो सका, जिसमें यह तय किया गया कि न्यायोचित व संगत तरीके से विश्व जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए इसका उपयोग घटाएगा। यानी ये देश क्या करेंगे? जीवाश्म ईंधन के उपयोग को घटाएंगे। 2 सप्ताह की मैराथन बहस के पश्चात अपनाया गया यह स्टॉक टेक समझौता है। क्या है? स्टॉक टेक समझौता है, जिसे यूएई कंसेंसस भी कहा गया है। अब यह ध्यान रखना आपने, क्या? यूएई कंसेंसस, इसे जीवाश्म ईंधन युग की समाप्ति के लिए पहला ऐतिहासिक समझौता भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है ना? सब दिन नहीं होते एक समाना, सारे दिन एक समान नहीं होते। बहुत कमा लिया आपने तेल से, अब हम उनके क्या ढूंढेंगे? विकल्प ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? विकल्प ढूंढेंगे। और मेरी समझ में यही नहीं आता, इतने वैज्ञानिक थे, इतने वो थे, आज तक क्यों नहीं ढूंढा गया? तो क्या हो गया कि फिर दादागिरी हो जाती है। पर बैरल जी हम बढ़ा रहे हैं। अरे सरकारें गिर जाती है यार, तेल पेट्रोल कई देशों में। चलो हम तो फिर भी क्या है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन गरीब देशों का सोचो ना, जहां पर क्या है, तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसके समर्थकों ने पेरिस समझौता 2015 के बाद का सबसे महत्वपूर्ण समझौता करार दिया गया है। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने से संबंधित इस समझौते को जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत, यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्या? बिगिनिंग ऑफ द एंड, सम्मेलन के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने बताया है। अब यार एक बात बड़ी अद्भुत है कि यूएई जो है वो मतलब इस सम्मेलन को करा रहा है, साथ में जो अध्यक्ष है सुल्तान अल जाबेर बता रहे हैं कि ठीक है भाई, बिगिनिंग ऑफ द एंड किसका? जीवाश्म ईंधन से दूर हटने से संबंधित जो जीवाश्म ईंधन के युग का अंत। तो यार अरब देश नहीं होंगे? क्या होंगे? अब यूएई ने तो कर लिया, वो तो बहुत पहले समझ गया था। तेल बेचने से थोड़े अमीर बनते हैं। यूएई बहुत पहले समझ गया था कि भैया आने वाले समय में एक ना एक दिन क्या होगा, तेल खत्म हो जाएगा। तब क्या करेंगे इस देश के लोग? वो तो रेत ही रेत है वहां। तो उसने तो कर दिया, अपना टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या कर दिया, गजब का कर दिया। अगर आप रोज की कमाई देखेंगे बुर्ज खलीफा की, तो रोज की कमाई नहीं भी होगी तो अरबों डॉलर में होगी। इतने लोग जाते हैं बुर्ज खलीफा देखने, पाम आइलैंड, बुर्ज खलीफा, और पता नहीं कैसे कैसे मार्केट, और क्या क्या कर दिया उन्होंने। उन्हें तेल बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोचना है वेनेजुएला को अब, इसको कि अब क्या होगा भाई, है ना। ये वैसे ही हो गया, किसी जमाने में स्टोव की कीमतें बढ़ती गई। एक दिन गैस आ गई, गैस का चूल्हा। कौन पूछ रहा है स्टोव को? कोई भी नहीं पूछ रहा, है ना। इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत 8 सूत्रीय योजना दी गई है। कोयले से बिजली बनाने वाले देशों से इसमें यह अनुरोध किया गया है कि भैया इस शिखर सम्मेलन के पहले ही सप्ताह में शर्म अल शेख में कोप 27 सम्मेलन में तय किए गए लॉस एंड डैमेज फंड, क्या? कोप 27 याद रखना आपने। मैंने क्या बताया था? कोप 27 कहां हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कहां हुआ था? तो कोप 27 सम्मेलन में तय किए गए लॉस एंड डैमेज फंड को क्रियाशील करने पर सहमति विकसित और विकासशील देशों में बनी कि कोयले के इस्तेमाल में वे चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे? कटौती करेंगे।
भारत व चीन के विरोध के बाद इसकी भाषा में कुछ बदलाव भी किया गया। कोप 28 सम्मेलन में 100 से अधिक देश जहां जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने के लिए समय सीमा तय करने की बात करा रहे थे, वहीं विश्व के बड़े तेल उत्पादक देशों ने इसका विरोध भी किया। करना ही था यार, उनका तेल कौन खरीदेगा फिर। कोप 28 सम्मेलन में कोयले का उपयोग कम करने के प्रयासों को तेज करने के साथ साथ वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 3 गुना करने। कब तक भैया? वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 3 गुना करना है किसी भी हाल में, और मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने को भी कहा गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का आगामी शिखर सम्मेलन कोप 29 अब कहां होना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अजरबैजान की बाकू। कमाल की बात है, सब तेल क्षेत्र है। अजरबैजान भी बहुत अच्छा तेल क्षेत्र है। जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें देखी होंगी आपने, है ना, पाइपलाइनों के अंदर जो जेम्स बॉन्ड क्या करता है। जेम्स बॉन्ड सुने हो? तो अजरबैजान में होना भाई कोप 29। अब तो 3 याद कर लो। कोप 27 कहां हुआ? मिस्र में हुआ, शर्म अल शेख में हुआ। जगह का नाम है शर्म अल शेख। शर्म वो नहीं वाली शर्म नहीं है, शर्म अल शेख, ठीक है। शेख शर्म, शेख की शर्म, चलो शर्म अल शेख। कोप 28 कहां पर हुआ? दुबई में हुआ, यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। कोप 29 कहां होना है? अजरबैजान में होना है, बाकू में होना है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के, ठीक है ना। अजरबैजान कैस्पियन सी से लगा हुआ देश है। कहां से लगा हुआ? कैस्पियन सी से। अजरबैजान की बाकू। तो यहां पे होना है अगला वाला। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि 2028 में भारत आके तो देखो एक बार आप, हम कराएंगे क्या? कोप 33 हम कराएंगे और फिर हम बताएंगे क्या क्या बताएंगे। इसका मतलब आश्वस्त हैं मोदी जी कि 2028 में भी वही रहने वाले हैं, सरकार उन्हीं की रहने वाली है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो दुबई प्रवास के दौरान भाई कोप 28 सम्मेलन के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद, ये बड़ी दिक्कत है। इनकी पत्नियां, इनकी मां कैसे नाम लेती होगी इनका, बट ऐसे नाम रखे गए तो ऐसे नाम रखने पड़ेंगे। चलो तो भाई कतर के जो अमीर शेख जो हैं तमीम बिन हमद, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप मोइजू एर्दोगन। ये याद रख लेना भैया, ये बड़ा कलाकार आदमी है। भारत की क्या करता रहता है? भर्त्सना करता रहता है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप मोइजू एर्दोगन। मालदीव का, इसको भी याद कर लो, है ना। ये इतिहास रच दिया इसने क्या कर दिया? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बर्बाद कर दिया इसने मालदीव को। चलो स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात की। विश्व के कई नेताओं से भी। तो मैं हल्का हल्का इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये लोग भी थे, इनका नाम भी क्या करना आप याद रखना। बड़ा देखो ऐसा होता है ना, जलवायु पर निबंध आते हैं लिखने के लिए, करने को तो मैं 2 लाइनों में निपटा दूं, क्या कर दूं, पर मैं हूं थोड़ा दूरदृष्टा। मुझे पता है कि आने वाले समय में एक न एक दिन आपका प्री निकलना है, आपने निबंध लिखना है, वहां पर ये सब चीजें क्या आएंगी, आपके काम आएंगी। खाली 2 लाइन क्वेश्चन तो यही बनना है ना। कोप 28 कहां संपन्न हुआ? दुबई में संपन्न हुआ। कहां पे हुआ? यूएई में हुआ। पिछला कहां हुआ था जी? इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में हुआ था। अगला कहां होना है जी? अजरबैजान। याद तो करना तो यही है। पर जब आप भाषा पर पकड़ बनाते हो तो आप मेंस लिखने के लायक बनते हो। क्या करते हो? तो मैं आपको थोड़ा और बता दूं इसमें, इसके बाद फिर मैं इति करूंगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 में हस्ताक्षरित और मार्च 1994 में लागू हुए समझौते, कौन से भाई? कन्वेंशन, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, UNFCCC भी बोलते हैं। 1992 याद रखना आपने, 1994 याद रखना, मार्च 1994, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 में हस्ताक्षरित कब हुआ था? UNFCCC 1992 में, संयुक्त राष्ट्र संघ का 1992 में हस्ताक्षरित, लेकिन मार्च 1994 में लागू। तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, लागू कब हुआ? कहां से? 1990 हस्ताक्षर हुए 1992 में,
लागू हुआ 99। तो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज नाम से जाना जाता है, में जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के लिए हानिकारक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने की बात कही गई। इस कन्वेंशन को स्वीकार करने वाले सभी 198 देश पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाते हैं, तथा इनके वार्षिक सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, यूपीएससी का क्वेश्चन, के नाम से जाना जाता है। ऐसा पिछला जलवायु सम्मेलन कोप 27 6 से 22 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभावों से मानवता की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों एवं प्रयासों पर चर्चा कोप के विभिन्न संस्करणों में होती रही है। इस संबंध में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का संकल्प पेरिस में कहां पर लिया गया था? कोप 21 पेरिस समझौता, कोप 21 पेरिस में बोला गया था भैया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा न हो पाए तापमान। अब आपको लग रहा होगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? मैं औसत तापमान की बात कर रहा हूं, जो पृथ्वी का औसत तापमान है। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गया तो गड़बड़ हो सकती है। क्या हो सकती है? नवंबर 2021 में ग्लासगो कोप 26 में लिया गया था। तो पेरिस में कोप 21 में तथा नवंबर 2021 में ग्लासगो में कोप 26 में यहां पर लिया गया, बोला गया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहीं तक सीमित कर लो इस टेम्परेचर को। तो दो जगहों पर पेरिस कोप 21 और ग्लासगो कोप 26। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इतना ही बताता हूं।